अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी बजट नशियात में आपको खुशामदीद। वफाकी बजट 2026-27 आज पेश किया जा रहा है। मुश्किलात अपनी जगह, जो आदाद शुमार सामने आए इकनॉमिक सर्वे के नतीजे में, उनकी अहमियत भी अपनी जगह, लेकिन फिर भी हर तबके में कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर है कि शायद बजट में कोई बेहतरी ऐसी हो सकती है और नए बजट के ज़रिए से मईशत को बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम किए जाएंगे। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, क्या कोई रिलीफ दिया जाएगा, हुकूमत आखिर क्या ऐलान करेगी। और हुकूमत जब हमेशा ये बात करती है कि वो आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश कर रही है, तो वो अमली तौर पर किस तरह से सामने आएगा। वफाकी बजट का हजम क्या होगा, इससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता है, तकनीकी पहलू क्या है, हम इन तमाम चीज़ों पर जियो न्यूज़ की दिन भर जारी रहने वाली इस खुसूसी बजट नशियात में माहिरीन से, सनतकारों से, कारोबारी शख्सियात से, मुख्तलिफ कंपनीज़ के नुमाइंदों से, CEO से बात करेंगे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से भी बात करेंगे और सीनियर एंकर पर्सन्स और तज्ज़ियाकार भी जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशियात में आपके और हमारे साथ शामिल होंगे। हम आपको ये बता दें कि अब जिस वक्त हम ये नशियात शुरू कर रहे हैं तो हमारे साथ साबिक सूबाई वज़ीर और पाकिस्तान के मारूफ सनतकार एहसन तनवीर हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीम सहगल गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने गुफ्तगू की थी और सदर एप्टमा कामरान अरशद भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल होंगे। लेकिन अभी माहिर टैक्स अमूर ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ इस नशियात में मौजूद हैं। आप जियो न्यूज़ पर उन्हें देख सकते हैं। टैक्स की बहुत बात हो रही है कि टैक्स का नेट बढ़ाना चाहिए। वो अफराद जो पहले से ही बाकायदा टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ नहीं होना चाहिए। ये सब सवालात हम इनके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं, एक्सपोर्टर्स को क्या मुश्किलात दरपेश हैं और वो अफराद जो कि एक्सपोर्ट ना बढ़ने पर तनकीद करते हैं उससे मुतालिक क्या जवाबात मौजूद हैं। लेकिन इन सब से पहले, इन सब मौजूद मेहमानों से पहले हम इस्लामाबाद पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत जहां आज बजट पेश किया जाना है वहां पर जियो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे अशरफ मलखम से बात करेंगे। अशरफ साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि बजट आज कब और किस वक्त पेश किया जाएगा और अब तक क्या तफसील सामने आ चुकी है? आज शाम जो वक्त दिया गया था पहले 5 बजे का रखा गया था टाइम के 5 बजे असेंबली में बजट पेश होगा, लेकिन उसको रिवाइज करके अब शाम 3 बजे का वक्त दिया गया है कि शाम 3 बजे वज़ीर ख़ज़ाना पार्लियामेंट में जब बजट पेश करेंगे उसके जो चंद मोटे मोटे अहम निकात हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। एक तो ओवरऑल जो हमारा अगले बजट का साइज होगा तो 17,500 अरब रुपये रखा जा रहा है, यानी कि 17.5 ट्रिलियन उसका ओवरऑल साइज होगा अगले बजट का जो आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। उसमें से जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें से जो टोटल जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 17.14 ट्रिलियन होगा, जिसमें FBR का टैक्स जो है 15,264 अरब रुपए होगा, जो पिछले साल के मुकाबले में 2,264 अरब रुपए ज्यादा बनता है जी। उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 1,800 अरब रुपए होगा, जिसमें बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से आएगा जो 1,727 अरब रुपए बनता है। उसमें दूसरी अहम चीज़ें हैं, डिफेंस के लिए हमारा बड़ा एम्फोसिस है। हमारे हालात जो हैं बॉर्डर्स पे इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें जो प्रपोज किया गया था IMF को, जो हमने फ्रेमवर्क लिख के दिया है वो 2,650 अरब रुपए रख दिया था, लेकिन इसमें शायद 3,000 रुपए तक का इजाफा मुमकिन हो सके। जो हमारे बड़े खर्चे हैं जिन पे हमारे बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव में जाती हैं चीज़ें, जो डेट सर्विसिंग है यानी कि सिर्फ सूद की अदायगी, उस पर 7,824 अरब रुपए खर्च होंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ें जो हैं जिसमें IPPs को जो पेमेंट्स होंगी कैपेसिटी पेमेंट की, जो वैसी बिजली जो हम इस्तेमाल नहीं करते वो 2700 से 2800 के अरब के दरमियान रहने की तवक्को है जी। तो एक पॉजिटिव चीज़ जो हो रही है, जो सैलरी क्लास है जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्स देती है, बहुत ज़्यादा बर्डन डाल ली, उनके लिए टैक्स रिलीफ आएगा, जिसमें ख़ास तौर पे जो 4,67,000 जिनकी माहाना इनकम पे उनके टैक्स की शरह 29% कर दी जाएगी, इस वक्त 35% है जी। इस तरह जिनकी एक महीने की तनख्वाह 5,83,000 रुपए है उन पर टैक्स की शरह 32% कर दी जाएगी, इस वक्त 35% है। इसके ऊपर वाली स्लैब्स हैं उन पर 35% की शरह से ही टैक्स जारी रहेगा, लेकिन उन पर 10% जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता था वो खत्म हो जाएगा। दूसरी अहम चीज़ जो कारोबारी तबके के लिए है, सुपर टैक्स की शरह में 1 से 2% कमी की तजवीज़ है, यानी कि 1% तो ज़रूर कम होगा, हो सकता है इसमें 2% भी कम हो जाए। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को भी कुछ डिविडेंड के जो % टैक्स है उसमें राहत दी जाएगी। और तीसरी अहम चीज़ है रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो इस 2 इंसेंटिव्स तो उनको पहले ही मिल चुके हैं,
जो 7E था वो अदालती फैसले के जरिए वो ख़त्म किया गया, उस पर एक रिलीफ मिलेगा सेल और परचेज करने वाले अफराद को रियल स्टेट में। दूसरा अहम रिलीफ जो उनको मिला है, FBR पहले ही जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हैं जिनको DC रेट कहते हैं, वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में, इसमें थोड़ा सा है इख्तराज भी है कि सिलेक्टेड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उस पर वो उसको कीमत कम की जा चुकी है, जिसका अल्टीमेट असर यही होगा कि उस पर टैक्स का कम हो जाएगा। दूसरा उसमें जो ट्रांजैक्शन फ़ी है उसमें भी शायद कुछ कमी की प्रपोजल है, उसके बारे में ज़्यादा शोर नहीं कि रात के मुज़ाकरात की अपडेट नहीं मिल सकी हमने कि IMF के साथ किस तरह के मुज़ाकरात हुए हैं। ये तो हो गया कि कामयाब हो गए हैं, तमाम नंबर उनसे एग्री कर चुकी है हुकूमत पाकिस्तान। गुज़श्ता दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी MD IMF से इसी सिलसिले में बात की थी। उनकी ये नहीं पता कि ट्रांजैक्शन जो फ़ी है उसमें कुछ कमी होती है कि नहीं होती, लेकिन दो बड़े रिलीफ तो यकीनन रियल शोबे जो रियल स्टेट का शोबा है उसके लिए हैं। तीसरी अहम चीज़ जो हमारा एक्सपोर्ट्स अगले साल टारगेट रखा गया है $32.8 अरब का रखा गया है, और इंपोर्ट का जो हमारा टारगेट है $70 बिलियन का रखा गया। इस तरह हमारा जो अगले साल जो प्रोजेक्टेड हमारा डेफिसिट होगा वो $27.2 अरब का हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा जी अगले साल में जी। जो हमारे बाकी खर्चात नॉन डेवलपमेंट हैं, इसमें डेवलपमेंट में एक चीज़ अच्छी है इसमें जो कि टोटल साइज होगा पाकिस्तान के डेवलपमेंट का सूबों और मरकज का मिला के 3.22 ट्रिलियन होगा जो फेडरल गवर्नमेंट का। बहुत शुक्रिया इन अहम आदाद-ओ-शुमार के लिए, इन नंबर्स के लिए। और बजट आने का इंतज़ार जो था वो अब कुछ बढ़ जाएगा, चूँकि पहले 5 बजे का वक्त था, अब कहा गया है कि 6 बजे ये वफाकी बजट पेश किया जाएगा। अशरफ मलकम साहब से हम कुछ और सवालात भी करेंगे तकनीक के हवाले से, लेकिन अपने मेहमानों से बात करते हैं। एसएम तनवीर साहब, फ़हीम सहगल साहब और ज़ीशान मर्चेंट साहब, तीनों शख्सियात के इस नशात में शामिल होने के शुक्रिया। एसएम तनवीर साहब, जब पाकिस्तान की तरक्की की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बात होती है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की, कि पाकिस्तान की बरामदात किस तरह बढ़ाई जाए। जब मुलाकातें होती हैं, अब सनतकारों से मिले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़े अज़ाइम का इजहार किया जाता है कि $100 अरब तक पहुँचानी है। यानी ये तो मुमकिन नहीं है कि चंद ही बरसों में इसमें तब्दील आ सके, लेकिन क्या ऐसे इक़दामात हैं जो आप करना शुरू करेंगे तो फिर ये बढ़ती चली जाएगी? हमसे बहुत कम आबादी वाले ममालिक की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, यकीनन और वजूहात भी होंगी कि उनको किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना शायद ना हो या उस हद तक ना हो जैसे पाकिस्तान को है। वियतनाम की पिछले कई बजट्स में बात होती रही है, 100 मिलियन आबादी का मुल्क है, $500 अरब से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान एक ख़ास नुक्ते से आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया है, इसमें इंडस्ट्री की ग्रोथ गवर्नमेंट ने जो टारगेट किया था 4.3, वो 3.5% आई है। GDP साइज 4.2 का टारगेट किया था, वो 3.7 आया। अनएम्प्लॉयमेंट ये कहते हैं 7.1% है, मेरे हिसाब से प्राइवेट सर्वेज हैं वो कह रहे हैं 22% से ज़्यादा है। पावर्टी 7% कहती है, मेरे हिसाब से 40% से ज्यादा है, और ये प्राइवेट सर्वे ये बातें कर रहा है। एक्सपोर्ट 3 साल से नहीं बढ़ रही, एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हो गई भी है। पॉपुलेशन ग्रोथ 2.7% हमारे मुल्क में। 2.7% का मतलब है 5 मिलियन बच्चे हर साल हमारे मुल्क में पैदा हो रहे हैं। 5 मिलियन बच्चे, और हम लोग इस वक्त जो हमारी ग्रोथ है 3.7, तो उसका मतलब हम नेगेटिव ग्रोथ पे हम लोग, कोई पॉजिटिव नहीं है। 3.7 इज नेगेटिव ग्रोथ। जो बच्चा हमारे मुल्क में पैदा हो रहा है, वो जो जितनी यूथ आ रही है, वो जो हमारा एसेट होना चाहिए था, वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। जस्ट इमेजिन 37 to 40% जो हमारे चिल्ड्रंस हैं वो स्टंटिंग ग्रोथ आ रही है। ये तो हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। स्कूल के जो बच्चे हैं वो 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे, 2 करोड़ 60 लाख का फिगर एग्जैक्ट आया, जो अभी स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं है। 31% जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं जा रहे। ये सारे के सारे जब सामने फिगर्स आती हैं तो मैं तो जाती तौर पे खौफजदा हो जाता हूँ। 14 ट्रिलियन का हमने टारगेट किया, चलें 3.5 ट्रिलियन हमने जमा कर लिया। उसमें से प्रोविंसेस को 57.5% आप दे देते हैं, से आप 7.5 ट्रिलियन प्रोविंसेस को दे रहे हैं, 7.5 ट्रिलियन आप सूद में दे रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? बाकी आर्मी का बजट है, आपका
पीएसडीपी का बजट है, बेनजीर इनकम सपोर्ट का बजट है, ये पूरा करने के लिए हम बैंक से, आईएमएफ से फर्दर लोन लेते हैं और जाकर पे करते हैं। हम अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा रहे। 3 साल से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को नहीं चला रहे। ये जितने भी बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं, 14 से 15 हजार बच्चा डेली पैदा हो रहा है इस मुल्क में, इसको हम अगर जॉब नहीं देंगे तो मुझे तो डर लग रहा है। ना एजुकेशन दे रहे हैं, ना उनको हेल्थ दे रहे हैं। इसका सॉल्यूशन पे अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, हम इसी तरह से बैठे रहेंगे तो क्या होगा? अब सॉल्यूशन में कोई रॉकेट साइंस है क्या? हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे को डॉलर चाहिए इस मुल्क में, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए, हमारे को डोमेस्टिक इकोनॉमी चलानी है, उसके ऊपर अभी आपका सर्वे ने एक रिपोर्ट दी कि उसके बारे में गवर्नमेंट हमें रखता हूं, तो मैं तो जाती तौर पे खौफजदा हो जाता हूं। जो आईपीपी का हशर हो गया हमारे साथ, हम बंद यूनिट्स को ट्रिलियंस ऑफ रुपीस पे करते जा रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में। ये कैसे ठीक होगा? कब ठीक होगा? हमने बोला जी हमने तो बड़ा स्टेबिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, बस स्टेबिलिटी के साथ साथ हमने स्टैग्नेंसी क्रिएट कर दी है, हमने हर चीज स्टैग्नेंट कर दी है। आप कहते हैं नई जॉब्स क्रिएशन, मैं तो कह रहा हूँ पुराने यूनिट बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये जो इतनी बड़ी यूथ हमारी आ रही है, इसको आप कहाँ लेकर जाएंगे? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ इस वक्त अपनी गवर्नमेंट से भी, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई। हमें इस वक्त ग्रोथ का बजट चाहिए है। 3 साल गुजर गए हैं, एक्सट्रीमली बैड ईयर्स। अगर अब भी ग्रोथ का बजट नहीं देंगे तो गुजारा नहीं होगा हमारा। जी एहसन तनवीर साहब, ये तो आसान तर्जुमा इक्तिसादी सर्वे का भी हुआ है कि बस एक मेंटेनेंस जारी है, तरक्की हो नहीं पा रही है। फ़हीम सहगल साहब, इस नुक्ते से आगे बढ़ना मुमकिन है और आबादी का बेहंगम अंदाज में बढ़ना, ये तो एक बहुत बड़ी परेशानी और फ़िक्र की बात है। इसके लिए मुख्तलिफ मुहिम भी चलाई गई हैं, पाकिस्तान में वक्फा की मुहिम भी चलाई गई है, लेकिन उसमें शायद बहुत काम बाकी है, बहुत ज़्यादा मौसर अंदाज से पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है और शायद उसके बाद भी कितना वक्त लगेगा। क्या फौरी तौर पर ऐसी तब्दीलियाँ की जा सकती हैं जिन मसाइल की तरफ एहसन तनवीर साहब इशारा कर रहे हैं कि हम उसके हल के सफ़र का आगाज़ तो कर सकें? जी थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब। और सबसे पहले तो ये बजट के हवाले से मैं कहूँगा कि मुझे ऐसे लगता है कि ये टैक्स कलेक्शन का बजट है, इकोनॉमिक ग्रोथ का बजट नहीं है। इसमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की कोई बात नजर नहीं आ रही। इकोनॉमिक ड्रिवन बजट जिसको कहना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। जो आप बात कर रहे हैं जुनैद साहब के, यहाँ पे जो पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन की जो जॉब क्रिएशन है वो इंडस्ट्री कर, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमारे मुल्क से उसकी ग्रोथ का आपने देख लिया माइनस में है। इसके साथ साथ बेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। आपने अपनी यूथ को जहाँ पे डिपोर्ट करना है वो है आपकी एसएमईज के लिए इस बजट में कोई चीज मुझे नजर नहीं आई। आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की, वो हर साल बढ़ा दिया, 200 अरब से आपने शुरू किया, लास्ट ईयर 720 अरब था, अब कहते हैं जी कि 1000 अरब तक ले जाए। मुझे ये समझ नहीं आती। आपके हमसाया ममालिक में अगर आप देखें रीजनल कंट्रीज में तो 15 to 20% लोन दिए जाते हैं आउट ऑफ टोटल लोन, ये आपकी एसएमईज को, जबकि पाकिस्तान में 6% है। क्यों नहीं हम इन दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं उसकी वजह से हम लोन भी ले रहे हैं और इनको हम एसएमईज के लिए मुख्तस क्यों नहीं करते? पूरे मुल्क में मुझे बताएं कोई ऐसा एक डिक्लेयर एसएमई जोन जो सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन जो सिर्फ एसएमईज के लिए डेडिकेटेड हो। मुझे बताएं कि हम आईटी सेक्टर की इतना पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है और ये वो सेक्टर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन नहीं चाहिए और इसका रॉ मटेरियल बड़ा यानी अवेलेबल है, जिसका आपका इसका रॉ मटेरियल है। हमारे जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज है इन शेप ऑफ यंग जनरेशन, हमारी 15 करोड़ की आबादी यंगस्टर की है, तो उनको आप क्यों नहीं आईटी सेक्टर में डिप्यूट करते? इसकी एक्सपोर्ट हमारे यहाँ को $4 बिलियन के करीब है, लेकिन इसका इजीली एक टारगेट हम हासिल कर सकते हैं $10 बिलियन तक। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये जो टैक्स कलेक्शन के आदाब हर साल, पिछले साल भी आपने
14,100 अरब का रखा था, वो आपका पूरा नहीं हुआ, 13,400 कुछ अरब आप इकट्ठे कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि टारगेट आप जितना मर्जी कर लें, फिर अब आप देख लें, फिर उस टारगेट को जब पूरा नहीं करते तो आपके पास एक एवेन्यू रह जाता है इन्फोर्समेंट के जरिए, आप फिर वो टैक्स कलेक्शन करते हैं, एफबीआर उसको उसके कंपनसेशन के लिए इन्फोर्समेंट इस्तेमाल की जाती है, और या फिर आप पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपनी इंपोर्ट को कम नहीं करेंगे, अभी हमने इस बजट में $70 बिलियन टारगेट रखा है अपनी इंपोर्ट का, और $32 बिलियन आपने रखा है अपनी एक्सपोर्ट का। तो इट्स मींस कि आपको नजर आ रहा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, और अगर ये सपोर्ट ना की हमें, ये जो फॉरेन रेमिटेंसीज हैं, ये अगर सपोर्ट नहीं करती तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी सरप्लस नहीं रहेगा, माइनस में चला जाएगा। ऐसी भाई साहब वो तो जी 32.8 अरब डॉलर का हदफ सामने आ रहा है, बजट आ रहा है पे अंदाज़ा होगा, लेकिन यकीनन इससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। आप सनतकार हैं, आप और एसएम तनवीर साहब कारोबार को समझते हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि हुकूमत ने क्यों इससे बेहतर अज़्म का इजहार नहीं किया है। ज़िशान मर्चेंट साहब, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, उसमें एक डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो टैक्स नहीं देते। तो पाकिस्तान में तो लाखों डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन पे टैक्स लागू होता है, वो टैक्स नहीं देते। ये कब तब्दील होगा? 35% तक तो हम आ गए हैं डायरेक्ट टैक्स पर, जो शरह मौजूद है, उसके बदले कोई सहूलियात बराह रास्त नहीं मिलती है पाकिस्तान के आवाम को, वो अफराद जो टैक्स अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आपने कहा ना कि टैक्स के नंबर नहीं बढ़ रहे, यानी लोग नहीं बढ़ रहे, इनडायरेक्टली तो हर बंदा टैक्स दे रहा है। मोबाइल का सिम का कार्ड अपलोड कराता है, उस पर टैक्स कट जाता है, बिजली के बिल में टैक्स कट जाता है, आप ग्रोसरीज खरीदते हैं उस पर सेल्स टैक्स कट जाता है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स कट जाता है, गाड़ी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स कट जाता है, हर चीज पे टैक्स कट जाता है। सिर्फ सांस लेने पे इस वक्त टैक्स नहीं कट रहा। अलबत्ता यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि रिटर्न फाइलर्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे पाकिस्तान में। उसकी जो बुनियादी वजह है वो एक तो सबसे बड़ा जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि कोई भी सिस्टम में आने से डरता है कि जो सिस्टम में आ जाता है उसी का जूस निकाला जाता है और उसी के ऊपर हैवी रिलायंस ऑन टैक्सेशन होता है। मैं हर दफ़ा हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ, और ये मेरे ख्याल से अब एक कॉमन बात है कि जो टैक्स फाइलर है इस वक्त, उसी का ऑडिट होता है, उसी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, उसी के ऊपर पेनल्टियाँ लगती हैं, उसी के ऊपर जो रेड्स होती हैं टैक्स ऑफिस से। नॉन फाइलर के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो मज़े में। अब मसला ये है कि इस वक्त बिजनेसेस का जो टैक्स रेट आपने कहा 35% है, जो छोटे कारोबारी हैं, जो इंडिविजुअल्स या एओपीज हैं, उनका जो टैक्स रेट है, जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 49.5% है। तो अगर आप ये समझते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए कमा के जो है कोई 49.5% यानी 50 लाख के करीब जो है वो टैक्स दे दे, तो वो नहीं देगा। आपने उसके लिए टैक्स को बहुत मुश्किल करके रखा है, आप उसके लिए टैक्स को आसान करें। गवर्नमेंट को ये चीज को अब ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो उनके पार्टनर्स हैं, क्योंकि वो जितना कमाते हैं उसमें से एटलीस्ट वो 35-40% जो है वो टैक्स दे देते हैं। यानी गवर्नमेंट जो है वो 35-40% की पार्टनर है हर बिजनेस के साथ। तो बिजनेस का जो पार्टनर होता है उसको तो पार्टनर की मदद करनी चाहिए। जाएगा कि हम उन्हीं के ऊपर जो है मजीद ऑडिट्स करते हैं, उन्हीं के ऊपर रेड्स करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को या ये सोच जो एफबीआर में है कि टैक्स पेयर चोर है, इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच बहुत ज्यादा है और यहीं से यही नॉन स्टार्टर है। आप ये देखिए कि सैलरी टैक्स पेयर्स जो हैं, अगर आप उनको देख लें तो 610 बिलियन जो है उनका टैक्स है, और आज से अगर 5 साल पहले देख लें तो यही टैक्स 150 बिलियन था। तो उनका 5 गुना टैक्स बढ़ गया है। तो आप किधर चाह रहे हैं, लेके जाना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है वो खत्म ही हो जाए? ऐसे तो यानी आप उसकी टेक होम उसकी आपने बहुत कर दी है। तो आप अब हम पिछले कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से इसको एम्फसाइज किया कि अब हमारे पास जो है ट्रेजेक्ट्री है ग्रोथ की, और अब कंसिस्टेंटली जो है हमारी पॉलिसीज वर्क कर रही हैं, अब हमारे पास फिस्कल स्पेस आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मौका आ गया है गवर्नमेंट को कि अब वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को जो है थोड़ा सा रिलीफ दे। और एक जो नॉन फाइलर को हमने समझ लिया ना कि नॉन फाइलर भी कोई है, इसको अपने कॉन्सेप्ट और ऑर्डिनेंसेस से बाहर निकालिए खुदारा। और ये जो नॉन फाइलर्स का डेटा जो टैक्स पेयर्स
पिछले कई साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं, उस डेटा को यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज करने से आपको ना सिर्फ नए टैक्स पेयर्स मिल जाएंगे बल्कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इस वक्त कोई कहता है 10 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, हम ये समझते हैं कि 7 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं और 60 लाख टैक्स पेयर्स हैं। तो अगर एक बंदे के पास जो फाइलर है इस वक्त 5 बैंक अकाउंट भी हैं तो ये 3 करोड़ बन जाते हैं। तो बाकी के 4 करोड़ या 5 करोड़ बैंक अकाउंट्स किसके पास हैं? तो ये वो आपके यानी प्रोस्पेक्टिव टैक्स पेयर्स हैं जिसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। आपके पास गवर्नमेंट के पास बैंक अकाउंट का डेटा मौजूद है, नादरा के पास आपके पास ऑर्डिनेंस सर, उस पे दावा तो बहुत किया जाता है कि एक दफ़ा मुहिम चलाई जाएगी और फिर सबको उस नेट जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ज़ीशान मर्चेंट साहब, फ़हीम सहगल साहब और एहसन तनवीर साहब से बात जारी है। अशरफ मलकन साहब, आपका शुक्रिया। और आज विफाकी बजट पेश किया जा रहा है, उससे पहले इस नशियात में सामने आने वाले आदाद व शुमार, नई तफसील आपके सामने रख रहे हैं हम, और साथ ही मुख्तलिफ सनतकारों से, टैक्स अमूर के माहिरीन से, माशी तज्ज़ियाकारों से इस खुसूसी नशियात में जियो न्यूज़ बात कर रहा है आपके जहनों में मौजूद सवालात को उनके सामने रखने के लिए और उसके जवाबात तलाश करने के लिए। विफाकी बजट 17,500 अरब रुपए का हो सकता है, जो कि आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। अगले माली साल के बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए रखे जाने की उम्मीद है। कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की गई है। हमारे साथ नशियात के इस हिस्से में जो शख्सियात शामिल होंगी जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनमें माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ शामिल होंगे और इनके अलावा मारूफ सनतकार खालिद हमीद शामिल होंगे, जबकि माहिर टैक्स अमूर अनवर काशिफ मुमताज़ भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल होंगे, जबकि फैसलाबाद चैम्बर के सदर फ़ारूक यूसुफ शेख साहब भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब, अभी तक जो तफसील सामने आई है उसमें आपने भी कल एक बात की थी कि सुपर टैक्स के ऊपर बात हो रही है कि उसकी शरह कम की जा सकती है। उससे मुतालिक अभी तक क्या उम्मीद है, क्या उसके असरात होंगे अगर उसमें कोई तब्दीली की जाती है? और जो टैक्सेशन के ऊपर बहुत बात हुई है, पिछले हिस्से में भी नशियात के कई शख्सियात मौजूद थी जिन्होंने कहा कि टैक्स तो हर शख्स किसी ना किसी तरीके से अदा कर ही रहा है, लेकिन जो मईशत को डॉक्यूमेंट किया जाना था, दस्तावेजी शक्ल दी जानी चाहिए थी मईशत के एक बहुत बड़े हिस्से को, उस पर बहुत ज़्यादा खातिर का काम नहीं हो सका है। मोहम्मद सुहेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। देखें, जिस तरह कल भी हमारी बातचीत हुई थी, मैं उसको दोहराऊंगा कि जो 4 साल हो गए, 2024-25 का बजट बहुत सख्त था, बहुत टैक्सेस लगे। 26 का बजट कदरे कम सख्त था, पिछले साल कम टैक्सेस लगे या कहीं पे कमी भी हुई। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट 2018 से लेकर 2023 तक 8% होता था, वो गिर के 4% हो गया है। 3 साल में सरकार ने टैक्स को दुगना कर दिया है और खर्चे इस रफ्तार से नहीं बढ़े, इसकी वजह से जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं कि एक फिस्कल स्पेस पैदा हुआ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बजट में जो आज शाम को आने वाला है, कुछ ना कुछ मराहत या कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है और जो सबसे ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी को और एक आम आदमी को भी, छोटे बिजनेसमैन को भी मुतासिर करा था, वो सुपर टैक्स था। सुपर टैक्स जो है वो वन टाइम टैक्स लगाया गया था जब पाकिस्तान क्राइसिस में था, और यही बताया गया था कि जब क्राइसिस ख़त्म होगा तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बज़ाहिर लग रहा है कि क्राइसिस अब है नहीं, स्टेबिलिटी अच्छी हो गई है, तो इसको कम होना चाहिए। पिछले साल थोड़ा सा कम किया था, 0.5%। अभी बात है कि 1 से 2% कम किया जाएगा। देखिए, इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी सुपर टैक्स देती है, फिर उसका डिविडेंड आता है तो उसका जो ओनर है फिर वो सुपर टैक्स देता है, और जिसकी होल्डिंग कंपनीज है वो तो हो सकता है 2 नहीं 3 दफ़ा सुपर टैक्स दे रही होंगी। तो अगर 1% सुपर टैक्स की बचत होती है तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरी जानिब डॉक्यूमेंटेशन की देखें जुनैद, डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो रही है, डिजिटाइजेशन बेहतर हो रही है, मगर उसको मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। जो बड़े रिटेलर हैं वो POS सिस्टम पे आ गए हैं, और आप अभी आज से 10 साल पहले आप टॉप 10 टैक्स पेयर या टॉप टैक्स पेयर की लिस्ट देखते थे तो उसमें सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे। अब रिटेल
जो ग्रोसरी शॉप चलाते हैं उनके भी लोग हैं। इसी तरह आप अपना जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके रिटर्न में आप खुद देखते होंगे कि सारे क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शन नजर आ रही होती है। अलबत्ता ये मजीद बेहतर बनाया जा सकता है क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम नाजरा से कनेक्टेड है, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, प्लॉट सब है, तो इसमें मेरे ख्याल में कुछ विल का फुकदान है और कुछ हमारा सिस्टम जो है आईटी का वो इतना एफिशिएंट नहीं है। अगर उसको एफिशिएंट बनाए तो मजीद कलेक्शन हो सकती है एफबीआर के इन्वॉल्वमेंट के बगैर। जिस तरह हम सैलरी टैक्स पे कर रहे हैं, जो बैंक पे प्रॉफिट है उस पे कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड पे है उस पे अच्छा खासा टैक्स जमा हो रहा है और उसमें कोई एफबीआर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में फोकस ये भी करना चाहिए कि जो डिजिटाइजेशन और नाजरा का सिस्टम है उससे ज्यादा फायदा उठाया जाए। खालिद हमीद साहब, जब सनत की बात होती है तो ये तो होता है कि सही सनत का पहिया चलेगा तो मुल्क की मईशत चलेगी। अब जो अभी तक मुतवक्के नंबर्स हैं उनमें तो एक्सपोर्ट्स का कहा गया कि 32.8 अरब डॉलर तवक्को की जा सकती है, ये टारगेट होगा। जो हम कहते हैं कि इम्पोर्ट लेड इकॉनमी नहीं होनी चाहिए तो वो तो नंबर्स अभी भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी एप्टमा के अरशद साहब हमारे साथ थे तो उन्होंने कहा कि यानी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स में गंवाया है, इम्पोर्ट हमने 2-3 अरब डॉलर बढ़ा ली। वो अब जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं उनमें भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि वो अगर अभी 60, 62, 63 अरब डॉलर है तो वो 70 अरब डॉलर से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये तो बिगाड़ वहीं का वहीं नहीं रहेगा। खालिद हमीद साहब जी बिल्कुल जुनेद, आपने सही इंडिकेशन दी है क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है ना दैट इज एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, और एज ए एग्रीकल्चर फार्मर भी है और मैं कॉटन भी ग्रो करता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान की जो सनत है, जो इंडस्ट्री है दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। तो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है पाकिस्तान की, जो रिवाइवल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स का, वो दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। और जो एग्रीकल्चर के ऊपर हमेशा जितने भी बजट्स हमने देखे हैं वहां पर उसकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें, उसकी बेस जो है दैट इज कॉटन है। तो कॉटन की फिगर जो पिछले साल जो है अगर 7 मिलियन बेल्स अगर हुई हैं तो वहां पर 2.68 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हुई। वेयर एज अगर इस साल अगर हम 2025-26 को देखें तो जो कॉटन का फार्मर है उसके लिए कोई टाइमली इंसेंटिव्स जो है वो अनाउंस नहीं किए गए, जिसकी वजह से इस दफा पंजाब में 2.5 मिलियन एकड़ के ऊपर कॉटन लगी हुई है। और इसी तरीके से तकरीबन 1 मिलियन एकड़ जो है दैट इज ऑन सिंध प्रोविंस है। तो टोटल जो है 3.5 मिलियन एकड़ है, जो कि पीक जो होती थी कॉटन की दैट वाज अबव 7 मिलियन एकड़। सो 50% हमारी कास्ट हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी 50% हो गई। हम 22 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार ले रहे थे कॉटन की, जो कि इस वक्त लास्ट ईयर जो है वो 11.5 मन फी एकड़ हो गई। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां से लेगी? अगर हम यही सोचेंगे कि हमने इंपोर्ट जो है वो बिलियन डॉलर्स जो है 2.68 बिलियन डॉलर, जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले साल इंपोर्ट हुई है। तो जिस तरह के हमारे जो ये इंटरनेशनल हालात हैं तो हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। तो हमारा जो कॉटन है तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि इस बजट में कॉटन के ऊपर कोई खातर ख्वाह मैयर्स लिए गए हों। दूसरी चीज राइस है। तो राइस के ऊपर अगर हम देखें तो राइस का लास्ट ईयर की लोगों के पास कमोडिटी पड़ी हुई है। राइस की एक्सपोर्ट पॉलिसी की वाज़ेह नहीं है। सिंध प्रोविंस में हाइब्रिड राइस जो है वो इस वक्त लगा हुआ है और लोगों के पास मिलियन टन जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो तकरीबन 94 रुपीज पर केजी जो है वो राइस मिल्स की प्रोडक्शन कास्ट थी, जबकि जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो 88 रुपीज है इस वक्त चल रही है। तो अगर ये रेशो आएगी तो डेफिनेटली है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो है वो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है। और जब तक एग्री बेस्ड के ऊपर जो बजट है, आप बजट की आज फिगर्स देख लें, वहां पर आपको नजर आएगा कि जी जो कल मोटी मोटी लाइन चल रही थी कि जो आबी वसाइल है उसके ऊपर सिर्फ 100 अरब रुपया रखा गया है। तो इस वक्त पाकिस्तान की ज़राअत को सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा चैलेंज है, वो पानी का है। तो अगर सिर्फ 100 अरब रुपया जो कि $1 बिलियन भी नहीं बनता और वो रखा जाएगा, उसमें डैम भी बनने हैं, उसमें जो कैनाल्स हैं उसको भी पक्की होना है, उसमें खालों को भी पक्की होना है, उसमें बहुत सारे पानी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो एक
100 अरब रुपए का जो बजट है वो आटे में नमक के बराबर है। तो अगर हम कहते हैं कि जी हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के नाते से हमें एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करनी चाहिए। सो नंबर 1 इज इसकी जो वाटर है, नंबर 2 इज इसकी एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट जो है वो ना होने के बराबर है। बहुत सारे अदारे जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी, जिसको CCRA कहते हैं, सेंट्रल कॉटन कमेटी, वो 1 दहाई से बंद पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर के कॉटन की वैरायटीज के ऊपर काम नहीं हुआ क्योंकि उनको सैलरीज नहीं दी गई। तो जब एक अदारा बंद हो तो डेफिनेटली वहां पर रिसर्च कहां पर जाएगी। तो एग्रीकल्चर रिसर्च हमारी जो है वो बहुत ही पुअर है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक बजट और टारगेट ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो नहीं हो रही। दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी। पूरी दुनिया जो है वो मैकेनाइजेशन के ऊपर चली गई है और हम अभी तक अपने पुराने जो रवायती तरीके हैं एग्रीकल्चर के उनके ऊपर कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर जब तक इस बजट में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर कितना पैसा रखा गया है, ये चंद 100 अरब के साथ ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर भी हमें फिगर्स का पता नहीं है कि कितनी फिगर्स हैं। देन उसके बाद वैल्यू एडिशन है। इस वक्त जो फार्मर का सबसे बड़ा मसला है कि उसकी मार्केटिंग। जब उगा लेता है तो उगाने के बाद उसको पैसे नहीं मिलते। लाइक पोटैटो है, पोटैटो हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स में सारा एक्सपोर्ट हो रहा था जी। लेकिन पोटैटो इस दफा पोटैटो का फार्मर जो है वो रोल गया, उसको उसकी कॉस्ट नहीं मिली। राइस का फार्मर रोल गया, उसको उसकी कॉस्ट नहीं मिली। कॉटन जो है, कॉटन का पिछले कई सालों से कॉटन का फार्मर जो है वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि उसकी कॉटन की प्राइस नहीं मिल रही। तो वैल्यू एडिशन जो है, जब तक हम वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगी, पैकेज नहीं देगी, तो हम एग्रीकल्चर की जो बेस है उसको बेहतर नहीं कर सकते। ओके सुहेल साहब, ये जो नंबर्स बता रहे हैं जी, मेरा ख्याल है कि ये हमारा सेशन रहेगा तो इसमें और भी चीजें हैं जो कि हम इसको डेफिनेटली बिल्कुल आप बताएगा। सुहेल साहब, जो नंबर्स बता रहे हैं खालिद साहब, वो मैच कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में जो हालात बताए गए हैं कि आम फसलों की ग्रोथ का टारगेट रखा क्या गया था, वो तो कहते हैं 7% से भी ऊपर लेके जाना है, वो 0.65% रहा है। इस कदर बुरे हालात से हमने आए हैं। तो जो हमारे पास वसाइल और तरीक़ेकार मौजूद हैं उनको हम तबाह कर रहे हैं, वो हमारे सामने तबाह हो रहे हैं, और जो चीज़ें अभी हमारे हाथ में नहीं हैं उनके पीछे हम भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान की मैशत तो इस तरह से चल रही है। पूरी दुनिया में बहुत से लोग जब सफ़र करते हैं वो ये बात बता सकते हैं कि वहाँ के लोगों से अगर पूछें तो वो ख़ास जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं फलों और सब्जियों में, वो उनकी तारीफ़ करते हैं और उनको दूसरे मुल्कों से आने वाले सामान से बेहतर समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर दफ़ा वही रिपोर्ट आती है कि ये फसल भी कमी का शिकार हो गई, ये फसल भी तबाही का शिकार हो गई। अमेरिका में लोग वहाँ पर किसी भी मौके पर सुहेल साहब मेक्सिको या डोमिनिक रिपब्लिक के आम की जगह पाकिस्तान का आम ख़रीदने के लिए दुगने पैसे देने को तैयार होंगे अगर वो उन्हें दस्तयाब हो, अगर यहाँ से हम एक्सपोर्ट करें और सही तरीके से एक्सपोर्ट करें, उससे सही मुनाफा कमा सकें। अच्छा देखें, अब दो चीज़ें हैं, एक है पिक एंड चूज और एक है ओवरऑल। देखिए ओवरऑल जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो कम रही है, आई थिंक 3% के करीब है, 2-2.5% के करीब रही है, जो पिछले 5 साल या 10 साल की ग्रोथ से कम रही है। और अगर जो पोटेंशियल देखें उस हिसाब से भी कम रही है। अब ये है कि इसमें अगर कॉटन में गिरावट आई है तो शुगर केन में बेहतरी आई होगी, और राइस इफेक्ट हुआ है तो कोई, क्योंकि ये ओवरऑल एग्री ग्रोथ जो है वो 2 से 3% बढ़ी है, जो पोटेंशियल से कम है। दूसरी जानिब देखें, अब आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है शुगर मैन्युफैक्चरर का। पार्लियामेंट में भी आप देख लें उनकी मेजॉरिटी है या उनका सपोर्ट बहुत होता है। तो हाँ, ओवर द ईयर अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि कॉटन की पैदावार कम होती जा रही है और शुगर केन जो है गन्ना, उसकी पैदावार बढ़ रही है, और दो गन्ना ज़्यादा पानी भी लेता है। तो ये अलमिया पाकिस्तान में रहा है कि वो पॉलिसीज बनती हैं जो कुछ सेगमेंट को, जिनका इन्फ्लुएंस होता है, उसको सपोर्ट करती हैं। तीसरा देखिए, मैंने आपको जो कहा था कि 2023 में पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब था, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था। तो ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स हुकूमत ने ना इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ना एग्रीकल्चर को किया, क्योंकि उसके पास ताकत ही नहीं थी और एक IMF का सख्त प्रोग्राम चल रहा था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी चूंकि फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का आधा हो गया है, 900 अरब रुपया सूबों ने सरकार को, फेडरल गवर्नमेंट को देने का वादा किया है। तेल की कीमतें
120 हो गई थी 70 से, अब आज की तारीख में 84-85 हो गई हैं। तो फिजिकल स्पेस है, मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ ना कुछ हुकूमत एग्रीकल्चर के लिए भी सपोर्ट करेगी, और इसकी वजह से शायद वो सेक्टर जो पिछले 2-3 साल से अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर सका, वो शायद उसमें रिकवरी देखी जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में शाम तक हमें इंतजार करना चाहिए कि हुकूमत जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जो मैंने बताया, सुपर टैक्स वगैरह, सैलरी क्लास को, हो सकता है कि एग्रीकल्चर को भी कुछ सपोर्ट करे। ऑल्दो इसमें कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, जैसे आपको पता है यूरिया फर्टिलाइजर, डीएपी फर्टिलाइजर दुनिया में बहुत महंगा हो गया है बिकॉज ऑफ ये जो हुर्मुज का जो ब्लॉकेड है। अगर दुआ करेंगे अगर ये मसला हल हो जाता है तो हो सकता है कि एक्सटर्नल हालात भी पाकिस्तान के फेवर में आ जाएं, तो एक एक्सटर्नल हेल्प भी एग्रीकल्चर को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल हमारे साथ शामिल थे। खालिद मीर साहब, जो आपने कपास की बात की है अब के 22 मनफी एकड़ से कम होकर वो 11 मनफी एकड़ रह गई है, उसकी तरफ सुहेल साहब ने भी इशारा किया। ये जो आदादुशुमार है इसकी आपने तफसील पेश की है। यहाँ पे हम किसी भी टेक्सटाइल ऑनर से बात करते हैं तो वो तो बड़ी फ़ख्र से बताते हैं कि ये जी हम जो चीज़ें बनाते हैं तो इसमें इम्पोर्टेड मटेरियल इस्तेमाल होता है, लोकल तो होता ही नहीं इस्तेमाल। खालिद साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। कॉटन में जो गिरावट आई है तो बेसिकली ये एक ट्रू फिगर्स हैं कि 11.5 मन के ऊपर हम आ गए हैं, ठीक है। इसकी जो बेसिक वजह यही है कि मौसमी हालात थे वो एक बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए हमारी रिसर्च रेडी ही नहीं थी। हमारे पास ऐसा बीज ही नहीं था कि जो क्लाइमेट चेंज के मुताबिक अपने हम पैदावार हासिल कर सकते। हमारे पास वही जो पुराने सीड्स थे उसी के मुताबिक जो है हम उगा रहे थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारी जो कपास है उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से जो पैदावार जो है हमारी वो 50% तक गिर गई। लेकिन अभी तक इसके बावजूद ये 2 साल पहले इसके ऊपर काम हुआ है, उसके ऊपर नेशनल सीड अथॉरिटी भी बनी है जिसके ऊपर काम हुआ है, लेकिन उसमें जो फुकदान है इस वक्त वो इम्प्लीमेंटेशन का है। क्योंकि हमारी जो है हम मीटिंग्स बहुत ज्यादा करते हैं, बजट में उसके लिए बजट के लिए पैसा भी नहीं होता, लेकिन असल चीज इम्प्लीमेंटेशन है कि हम इम्प्लीमेंटेशन में बहुत। खालिद हमीद साहब, आपसे दीगर शख्सियात से बात जारी रहेगी। मोहम्मद सुहेल साहब, आपका शुक्रिया। 40 साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का हदफ 4% रखा गया है, सनअती तरक्की का हदफ 4% रखा गया है और ज़रई शोबे की तरक्की का हदफ 3.8% रखा गया है। हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, क्या तफसील अब तक सामने आई है वो बजट से मुतालिक जो आज शाम पेश किया जाना है पार्लियामेंट में? जी बिल्कुल, हमारे पास जो तरक्याती बजट है आइंदा माली साल 2026-27 का, उसकी कापी हमें मिल चुकी है। तो उस हवाले से अगर हम देखें जो विफाक का जो तरक्याती बजट है उसकी मद में 1000 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें जो विफाकी वजारतों का जो बजट है वो 682 अरब 48 करोड़ रुपए तजवीज़ किया गया है। इसमें जो पानी के जो मनसूबे होंगे जो वजारत आबी वसाइल के तहत चलेंगे 103 अरब 8 करोड़ रुपए इस मद में मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो काबीना डिवीजन की मद का जो बजट है वो सारे का सारा बजट जो है वह अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए होगा। 64 अरब 8 करोड़ रुपए इस मद में रखे गए हैं। वजारत दफा का जो तरक्याती बजट है जो PSDP की मद में होगा वो 10 अरब 90 करोड़ रुपए है। इसी तरह जो दफाई पैदावार है, वजारत दफाई पैदावार, उसका बजट वो तकरीबन 1 अरब के करीब है, 97 करोड़ 98 लाख रुपए। सरमायाकारी बोर्ड के लिए 76 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, हमारी मौसमियाती तब्दीली, 2 अरब 47 करोड़ रुपए इस मद में मुख्तस किए गए हैं। वजारत दाखिला के जो तरक्याती मनसूबे होंगे उसके लिए 21 अरब 82 करोड़ रुपए आइंदा माली साल के लिए तजवीज़ किए गए हैं। IT और टेलीकॉम इस मद में 19 अरब 58 करोड़, और जो विफाकी तालीम है जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्री है उसके मनसूबों के लिए 36 अरब रुपए। वजारत इतलात का तरक्याती बजट 2 अरब 71 करोड़ रुपए और हायर एजुकेशन का 46 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। फाइनेंस डिवीजन भी कुछ मनसूबे जो तरक्याती मनसूबे चलाती है उस मद में 1 अरब 44 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं, और जो रेलवे का जो तरक्याती बजट है वो 40 अरब 65 करोड़ रुपए रखा गया है।
इसके अलावा जो कारपोरेशंस का जो बजट है, कारपोरेशन में हमारे 2 अदारे आते हैं। इसमें जो NHA है और हमारे जो पावर डिवीजन का जो हमारे अदारे हैं, जो बिजली के मंसूबे हैं, जो दोनों शामिल हैं, दोनों के लिए 312 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। इसमें कारपोरेशन में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो बजट है वो 224 अरब 51 करोड़ रुपए तजवीज़ किया गया है। इसके अलावा कारपोरेशन में ही पावर डिवीजन का बजट जो होगा वो 88 अरब रुपए रखा गया है। वजारत हाउसिंग के लिए 16 अरब 39 करोड़, इंसानी हकूक डिवीजन के लिए ये बहुत ही हैरानी की बात है कि इंसानी हकूक डिवीजन के लिए 0 बजट रखा गया है, कोई पैसा इस मद में मुख्तस नहीं किया गया। वजारत कानून व इंसाफ इस मद में 2 अरब 40 करोड़, समंदरी अमूर की जो वजारत है हमारी 1 अरब 78 करोड़, इसका तरक्याती बजट होगा। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ इस मद में 4 अरब 18 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। और इसके अलावा जो सेहत का जो तरक्याती बजट है वह 16 अरब 6 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके साथ साथ हमारे पास जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है, जो एनुअल प्लान होगा आइंदा माली साल का 2026-27 का, उस मद में जो अहदाफ रखे गए हैं उसमें सबसे अहम जो हदफ होता है वो आइंदा माली साल की आपकी जो GDP ग्रोथ वो होती है। इस साल तो आपको मालूम है कि 3.7% जो हमारी GDP ग्रोथ अबूरी आई थी, ताहम आइंदा माली साल के लिए 4% तजवीज़ किया गया है। उसी GDP ग्रोथ को सामने रखते हुए जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई का टारगेट है, जो तखमीना है आइंदा माली साल के लिए 8.2% वो रखा गया है। हमारी जो सनती तरक्की का जो हदफ है वो 4.5%, एग्रीकल्चर के लिए 3.6% का टारगेट है। इसमें जो हमारी बड़ी फसलें हैं वो भी 3.5% से ज़्यादा उनमें ग्रोथ आइंदा साल प्रोजेक्ट की गई है। और जो छोटी फसलें हैं उसमें 4.2%। जो मजमूई जो इन्वेस्टमेंट है हमारी उस मद में ये जो तखमीना लगाया गया है कि 15% उसमें ग्रोथ आएगी। इसी तरह जो कौमी बचतें हैं हमारी नेशनल सेविंग्स, उसका जो टारगेट है वो 14.3% है। लाइफ स्टॉक जो है उसका हदफ 3.9% उसमें ग्रोथ जो है वो उसका तखमीना है। काटन जिनिंग जो है इस साल तो उसकी बड़ी बुरी हालत रही है रवाम वाली साल, लेकिन आइंदा साल के लिए उसमें भी 2.5% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा जो जंगलात की ग्रोथ है 3.2% रखी गई है। और हमारी जो फिशरी है, जो माहीगीरी का शुबा है, 1.5% उस मद में जो टारगेट उसका तजवीज़ किया गया है। जी सैफ रहमान, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। अब जिस तरह उन्होंने अब तक आने वाली तमाम तफसील आपके सामने रखी है, आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% रखा गया है और वफाकी वजारतों का कुल तरक्याती बजट 682 अरब 48 करोड़ रुपये रखने का तखमीना है। सैफुर रहमान इस्लामाबाद से ये तफसील बता रहे थे। और इसके अलावा भी जो तफसील बजट दस्तावेज़ से मुतालिक अभी सामने आई है वो आप जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं। हम दीगर शख्सियात से भी इस नशियात में बात करेंगे अब तक की सामने आने वाली तफसील के हवाले से और बजट में क्या कुछ मतवक़े तौर पर सामने आ सकता है, क्या बेहतरी की कोशिशें की जा सकती हैं, इसके हवाले से बात होगी। मारूफ सनतकार जो पहले से ही बात कर रहे थे ज़राअत के हवाले से, हमारे साथ नशियात में खालिद हमीद साहब थे, सदर फैसलाबाद चैम्बर फ़ारूक यूसुफ शेख और सदर इस्लामाबाद चैम्बर सरदार ताहिर महमूद हमारे साथ शामिल थे, जबकि मोहम्मद अयूब कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे हैं, वो हमारे साथ इस नशियात में शामिल हो चुके हैं। कुछ देर में हम उनसे इस बारे में बात भी करेंगे। अभी जो हम आपको तफसील बता रहे हैं जो सामने आई है बजट से मुतालिक, सरदार ताहिर महमूद साहब, वफाकी दारुल हुकूमत में आज शाम को बजट पेश किया जाना है। अब तक जो तफसील सामने आ रही है उसमें कुछ अहदाफ तो पता लगे हैं कि हुकूमत ने क्या मनसूबाबंदी की है अगले इस बजट में। आपकी क्या राय है और क्या तवक्को है इस आने वाले बजट से मुतालिक? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जो तफसीलन कंसल्टेशन के बाद जो तजावीज़ हमने दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हम उम्मीद करते हैं कि वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होंगी और कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स में कमी भी है, जिसमें सैलरीड क्लास की भी सैलरीज में कमी भी है और इसके अलावा तामीरी शोबे के हवाले से हमारी जो तजावीज़ थी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हवाले से जो है वो इनकॉर्पोरेट होंगी। इसके अलावा हम जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इस हवाले से हमारी तवक्कुआत है कि ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम होगी ताकि हम खित्ते में कम्पिटिटिव हो सकें और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो
बढ़ सके। इसके अलावा हम ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो फाइनल जिस वक्त ये बजट स्पीच आती है तो हम इस काबिल होंगे कि देखें कि वो तजावीज़ किस हद तक इसमें इनकॉर्पोरेट हुई हैं, तो उसके ऊपर हम फाइनल कमेंट फिर करेंगे। अभी जो कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसमें तो डायरेक्शन नज़र आ रही है, तो वो हमें लगता है कि इंशाल्लाह बजट जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए बेहतर बजट होने जा रहा है। खालिद हमीद साहब, जो शिकायत हैं ज़राअत से वाबस्ता कारोबारी अफराद को, किसानों के मसाइल का आपने जिक्र किया, वो क्या हुकूमत की इक़दामात के बग़ैर उनमें बेहतरी नहीं आ सकती? यानी जिन मुल्कों की हम मिसाल पेश करते हैं कि वहाँ पर किस तरह से ज़राअत में तरक्की की जा रही है, उस शोबे से बाकायदा भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो अगर पाकिस्तान में मुमकिन बनाना हो तो हुकूमती इक़दामात, हुकूमती मुआवनत के बग़ैर मुमकिन नहीं है क्या? देखिए, हुकूमती मुआवनत के बगैर तो कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब ज़राअत एक ऐसा शोबा है कि जिससे पूरी इंडस्ट्री का पहिया चलता है, ठीक है। इसमें मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्सटाइल है, उसके बाद राइस इंडस्ट्री है, वीट है, इवन कि अगर आप ये पोल्ट्री इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री है, बेस क्या है? बेस इज द एग्रीकल्चर। तो जब हमने ये ग्रोथ की बात की है तो ये मेरे सामने स्टेटस पड़े हुए हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट मेन फील्ड क्रॉप्स हैं उसमें 0.65% की ग्रोथ है, जिसमें कि ये 4 फसलें आती हैं, कॉटन, राइस, वीट एंड शुगर केन। टारगेट तो सर 6.7% था जी। 0.65 अभी इस साल आई है, ठीक है ना जी। जो कि ये देखें ना, इस साल फिर हमने बजट 3% से ऊपर की या 4% ऊपर की फिगर दे रहे हैं। ये बगैर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और इसके लिए देखें, इसके लिए सिर्फ ये है कि ये क्रॉप्स हैं, इनका लाइफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ से लेकर 6 मंथ का है, मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप्स सिवाय शुगर केन के। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, आई डोंट नो कि इस बजट में क्या है, पोस्ट बजट के ऊपर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म हमारी पॉलिसीज क्या है, लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसीज क्या है। तो सिर्फ आफ्टर 6 मंथ्स कॉटन, वीट, राइस एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इसके इकोनॉमिक हम इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। वेयर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उसको 5 साल मंसूबा होता है, लेकिन ये ज़राअत एक वाहिद शोबा है कि जिसको हम 6 महीने के बाद इसके इंडिकेटर जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर लीस्ट प्रायोरिटी होती है। जिस तरह मैंने कहा कि आबी वसाइल के ऊपर सिर्फ 100 अरब रुपया है, बाकी चीज़ों के ऊपर 1000 अरब, 200 अरब। सब्सिडी देने का जो तरीकाकार है उसको भी रीथिंक किया जा सकता है कि हमने सब्सिडी कैसे देनी है। बेसिकली इस वक्त जो पाकिस्तान का फार्मर है, अगर दुनिया के फार्मर के साथ या हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके फार्मर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हमारा फार्मर जो है उसकी इंकरेजमेंट के लिए, उसके इंसेंटिव्स के लिए किसी भी तरह की कोई पॉलिसीज नहीं है। पूरी दुनिया में सब्सिडाइज चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडाइज है, उसके बाद सीड सब्सिडाइज है, मैकेनाइजेशन जो है वो सब्सिडाइज है, इरिगेशन सब्सिडाइज है। जो फर्टिलाइजर की प्राइसेस हैं हमारे नेबरिंग कंट्री में देखें, बिल्कुल साथ हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी फर्टिलाइजर की प्राइसेस को देख लें और पाकिस्तान में जो फार्मर की फर्टिलाइजर प्राइसेस को देखें तो बहुत बड़ी है। ये जो DAP जी थी ये 14,000 रुपए बैग थी, इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो 18,000 से तजावज कर गई है। तो जब ये 18,000 से तजावज DAP जो है फास्फोरस फर्टिलाइजर जिम्मेदार डालेगा तो वो प्रॉफिट नहीं देगा। जिस तरीके से हम एक्सपोर्ट का या इंडस्ट्री के बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी का ख्याल रखते हैं, फार्मर के लिए ये इंश्योर किया जाए, गवर्नमेंट ये इंश्योर करे अपने बजट में कि हमने उसको 10% प्रॉफिटेबिलिटी देनी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो फार्मर है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो कि इंडस्ट्री पूरी की पूरी लिंक्ड विद फार्मर है, 10% इंश्योर कर दें तो मेरा ख्याल कि हमारे पाकिस्तान के फार्मर में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चला सकता है। दूसरी चीज क्रॉप इंश्योरेंस, जब एपिडेमिक सूरत आती है, क्लाइमेट चेंज आती है, बारिशें जो है होती हैं, तो वहां पर क्रॉप इंश्योरेंस, तो जो रियलिटी में जो क्रॉप इंश्योरेंस है, चाहे वो कॉटन क्रॉप है या वीट क्रॉप है, वहां पर खड़े हजारों एकड़ तबाह हो जाते हैं, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। यानी कि अगर हम फार्मर को जब तक उसकी पैदावार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाते उस वक्त इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल है और ये ख्वाब देखना शुरू हो सकता है। उसके लिए चंद एक पॉइंट ये है कि देखें इस वक्त फर्टिलाइजर की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस आप देख लें, सीड की प्राइसेस, पेस्टिसाइड की प्राइसेस, हम उम्मीद कर रहे हैं आज के बजट में कि इसके ऊपर किसी तरह का भी कोई एडिशनल टैक्स नहीं होगा।
ये शाम को पता चलेगा। और अभी तक की खबरें यही है कि इनके ऊपर एडिशनल टैक्स ना होने के बावजूद, जीरो सेल टैक्स होने के बावजूद फार्मर की ये हालत है। और अगर अल्लाह ना करे इसके ऊपर कोई टैक्स लग गया है तो फिर तो फार्मर जो है बिल्कुल मारा जाएगा और इंडस्ट्री भी मारी जाएगी। तो इसके लिए जो बेसिक जो चीज जो है वो है कि हमें सब्सिडाइज जो क्वालिटी सीड्स हैं उसकी फराहमी की जाए, जिसकी जो वर्टिकल पैदावार है हम वो फसलों की वर्टिकल पैदावार ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज बैलेंस जो है ना, वो फर्टिलाइजर की प्राइसेस होनी चाहिए, लो इंटरेस्ट के ऊपर उसके लोन्स होने चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंस हो, सोलर पावर्ड ट्यूबवेल्स। अब सुनने में यह है कि जो सोलर की जो पॉलिसी है वो चेंज हो रही है कि हम सूरज की रोशनी से बिजली लगा रहे हैं, अगर इसके ऊपर भी गवर्नमेंट अल्लाह ना करे कोई टैक्सेशन लगा देती है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। तो जो सोलर पावर बातें तो बहुत हो रही हैं, पिछले कई महीनों से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे सोलर का इस्तेमाल करने वालों के ऊपर कोई ना कोई हुकूमती इकदाम सामने आ रहे हैं।